नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मानसी झा। और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। आज एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में आ लौटे हैं अपनी खबरों के पिटारे के साथ, और जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, तो वहीं आपको जानकारी देंगे कि झारखंड में हाईकोर्ट की ओर से क्या कुछ बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही साथ आपको प्रयागराज की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि गंगा के बढ़ते जलस्तर से किस तरीके की परेशानियां देखने को मिल रही हैं, और जाते जाते आपको इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी जानकारी देंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं मानसी अहम खबरों की, जहां वंदे मातरम के दो अंतरे को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सियासी घमासान तेज हो गया है, और जहां कांग्रेस के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला बोला और इसे देश विरोधी सोच के साथ साथ तुष्टीकरण की राजनीति से भी जोड़ दिया है। तो वहीं इसी बीच अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर साफ तौर पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी राष्ट्रगीत जैसे संवेदनशील विषयों को राजनीतिक मुद्दा बनाकर असली जन समस्याओं से ध्यान भटकाने की लगातार कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और देखिए कांग्रेस का भी मानसी इस पर साफ तौर पर कहना है कि वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन और देश की आजादी की लड़ाई से जुड़ी एक महत्वपूर्ण विरासत है, लेकिन इसे लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं इस पर बनी है हमारी खास रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। वंदे मातरम आजादी के आंदोलन का गीत, राष्ट्र भावना का प्रतीक और अब सियासत का नया अखाड़ा। कांग्रेस के सिर्फ दो अंतरे गाने के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी 1937 में तय किए गए फैसले के मुताबिक ही आगे बढ़ रही है। यानी गीत वही है, लेकिन सुर इस बार सियासी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले को देश विरोधी बताया। एक्स पर पोस्ट कर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम के पूर्णगान की जगह केवल दो अंतरे गाने का जो फैसला लिया है वह न केवल देश विरोधी है, बल्कि संसद के बनाए कानून की खुली अवहेलना भी है। 1937 में तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने ही वंदे मातरम के दो टुकड़े किए, वहीं से दो राष्ट्र सिद्धांत को ताकत मिली और देश का विभाजन हुआ। वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर मोदी सरकार ने यह ऐतिहासिक गलती सुधारी और पूर्ण गान को कानूनी स्वरूप दिया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर उसी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के रास्ते पर है। वंदे मातरम के टुकड़े करने की गलती एक बार हो चुकी है और देश उसके परिणाम भुगत चुका। देशवासियों से ये अपील है कि एकजुट होकर कांग्रेस के इस तुष्टीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद करें। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम की भावनाओं से जुड़ा बताया और बीजेपी पर वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता इमरान मसूद और पवन खेड़ा ने बीजेपी पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। अरे छोड़िए, हैं कौन ये देश सर्टिफिकेट देने वाले देश विरोधी के हैं कौन? ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चलाते थे, पाकिस्तान परस्त लोग। ये हमें बताएंगे देश भक्ति क्या होती है। कितने लोग जेल गए इनके देशभक्ति करने में, कितने लोग आजादी के आंदोलन में फांसी पे चढ़ गए। कौन थे ये लोग? ये मुखबिर लोग, पेंशन याफ्ता लोग, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले लोग, माफी मांगने वाले लोग अंग्रेजों से। ये हमें बोल रहे हैं कि हम देशद्रोही हैं और ये देशभक्ति हैं। इनके अंदर वंदे मातरम का क्या मतलब होता है? भारत की बात कर रहे हो ना, तो भारत का क्या मतलब होता है? भारत में रहने वाले सब लोग भी तो भारत हैं। आप हमसे लड़ रहे थे, हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और जिस वंदे मातरम की बात आप कर रहे हैं, वंदे मातरम को गायन हमारे यहाँ 1937 से आज तक हो रहा है। और 1937 में जब ये शामिल किया गया तो ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर शामिल किया गया। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से बाकायदा चिट्ठी लिखकर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी ने सलाह ली थी। सरदार पटेल जी रहे। तो इन महापुरुषों के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? क्या सब एंटी नेशनल थे? सारी राष्ट्रीय देशभक्ति की जिम्मेदारी आप ही के पास है क्या? मतलब साफ है, वंदे मातरम पर बहस सिर्फ कितने अंतरे गाने की नहीं, बल्कि किसका राष्ट्रवाद सही है, इसकी राजनीतिक परीक्षा बन चुका है। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो निर्णय लिया उससे कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। देश ने फिर देखा कि कांग्रेस अपने आप को संसद से ऊपर मानती है, संविधान से ऊपर मानती है और वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक बार फिर उनका चेहरा सामने आया है। फिलहाल वंदे मातरम के सुरों के बीच सियासत का शोर तेज है। बीजेपी इसे राष्ट्र सम्मान और तुष्टीकरण से जोड़ रही है, तो कांग्रेस इसे इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन की परंपरा बता रही है। सवाल यह है
कि देशभक्ति का पैमाना गीत के अंतरों में तय होगा या उसके भाव से, क्योंकि गीत वही है, बस राजनीतिक मंच पर हर पार्टी अपने अपने सुर में गा रही है। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, दिल्ली के सुनियोजित विकास को नई दिशा देने के लिए मास्टर प्लान 2047 जारी कर दिया गया है। अगले 20 वर्षों में 40 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल, और देखिए सरकार का जोर बेहतर आवास के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं को भी विस्तार देना है, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का साफ तौर पर कहना है कि बढ़ते FAR से पुनर्विकास के नए रास्ते खुलेंगे और जबकि सरल प्रावधानों से विकास कार्य और भी आसान होंगे। इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ फैसला दिल्ली सरकार की ओर से लिया गया है। दिल्ली की राजधानी की तस्वीर बदलने की पूरी प्लानिंग हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मिलकर दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि यह मास्टर प्लान विकसित दिल्ली का पूरा रोड मैप है और हमारी भावी पीढ़ियों के लिए एक व्यवस्थित, सुविधाजनक और बेहतर दिल्ली का भरोसा है। सबसे पहले आपको दिल्ली मास्टर प्लान 2047 की बड़ी बातें बताते हैं। दिल्ली मास्टर प्लान 2047, क्या बड़े ऐलान। अगले 20 सालों में 40 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य, किफायती आवास को बढ़ावा देने का लक्ष्य, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा, ऊंचाई की बाध्यता खत्म होगी, हर क्षेत्र में सुधार का रोड मैप बनाया गया, अधिक FAR से पुनर्विकास के नए रास्ते खुलेंगे, सरल प्रावधानों से सुविधाओं का विस्तार आसान होगा, सार्वजनिक परिवहन और TOD को मजबूत करने पर जोर, जहां झुग्गी वहां मकान का संकल्प, मेट्रो रेल नेटवर्क को बढ़ाकर 695 किलोमीटर किया जाएगा, RRTS के विस्तार से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। जहां झुग्गी वहां मकान के लिए जो प्रोविजंस इसमें क्रिएट हुए हैं, फिर वो DDA हो या दिल्ली सरकार, मिल करके एक एक झुग्गी बस्ती जो दिल्ली राज्य में है उनके लिए PPP मॉडल पे फ्लैट्स की व्यवस्था करना, मकान बना करके उनको देना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। दिल्ली के लिए ये एक सपना सच होने जैसा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली मास्टर प्लान विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दिल्ली शहर जो देश की राजधानी है, इस सबके माध्यम से आगे बढ़ते हुए आर्थिक रूप से भी मुझे लगता है कि मजबूत होगी और ये शहर जो है यहाँ पे हर व्यक्ति के लिए बेहतर घर, बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार के केंद्र मिलेंगे और सुरक्षित और सक्रिय ये सारी की सारी दिल्ली बनेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का कहना है कि मास्टर प्लान दिल्ली 2047 का लक्ष्य दिल्ली को वर्ल्ड लेवल का शहर बनाना है। पुलिंग पॉलिसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज मास्टर प्लान बनने के बाद बहुत चीजें जो इसके कारण से रुकी हुई थी वो भी अब कंप्लीट होंगी। NCR प्लानिंग बोर्ड ये भी बहुत जल्दी इन नियर फ्यूचर इसकी घोषणा होने वाली है, तो इसलिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जब रहेगा तो हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मेट्रो कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी में भी सुधार किया जाएगा। दिल्ली की मौजूदा आबादी करीब 2.3 करोड़ है, जबकि 2047 तक बढ़कर लगभग 3.2 करोड़ हो जाएगी, यानी करीब 80 लाख लोगों का इजाफा होगा। बीजेपी सरकार का कहना है कि समावेशी दिल्ली के निर्माण के संकल्प को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। अब देखना होगा कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जमीन पर कितना उतरता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने जनसांख्यिकी बदलावों की जांच के लिए गठित हाई लेवल कमेटी के सामने रोहिंग्या तो वहीं बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़ा एक आंकड़ा साझा किया है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों में 7,656 रोहिंग्या और 504 बांग्लादेशी नागरिक जो है इस दौरान चिन्हित किए गए हैं। बिल्कुल, और देखिए इसमें सबसे अधिक संख्या जम्मू डिवीजन की है, जहां 6,737 रोहिंग्या तो वहीं 46 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हुई है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि कश्मीर डिवीजन में भी 900
19 रोहिंग्या तो वहीं 458 बांग्लादेशी नागरिक बताए गए हैं। इसी पर बने हमारी रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर सरकार ने जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए बनी हाई लेवल कमेटी के सामने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़ा डेटा साझा किया है। सरकार के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में 7,656 रोहिंग्या और 504 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हुई है। आंकड़ों के मुताबिक जम्मू डिवीजन में 6,737 रोहिंग्या और 46 बांग्लादेशी नागरिक, जबकि कश्मीर डिवीजन में 919 रोहिंग्या और 458 बांग्लादेशी नागरिक चिन्हित किए गए हैं। अधिकारियों ने खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब इलाकों में इनकी मौजूदगी को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता जताई है। इस डेटा के बाद विदेश मामलों के जानकारों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुनिए। बहुत बुरी स्थिति आगे होने वाली है। हालांकि मैं यहाँ रहता, मेरे बहुत सारे जो ऑर्गेनिक चेंज होती है हमारे यहाँ, मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त ही मुस्लिम्स हैं। यहाँ मैं मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में रहता हूँ, मेरी सारी फोर्स मेजॉरिटी मुस्लिम है। वो ऑर्गेनिक चेंज सबको, हम सब यहाँ इकट्ठे रहते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक तरीके से किया जा रहा है, मैं उसका खतरा देशवासियों को बताना चाहता हूँ। इसको रोकना हम सबका फर्ज है, इंक्लूडिंग जो पार्टियां अपनी सत्ता पाने के लिए इनकी मदद करते हैं। हम में से कुछ लोग इनको डॉक्यूमेंट्स बना के देते हैं और इनको देश का नागरिक साबित करने की। बॉर्डर के एरिया में जाके वहाँ बस रहे हैं जाके, ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, मैं कहूँगा हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, और ये दर्शाता है कि ये किसी के इशारों पे कर रहे हैं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ये सारे जितने यहाँ पे 8,000 के 8,000 हैं, इनको सबको यहाँ से उठा के और कहीं यूपी या मध्य प्रदेश में वहाँ कैंप में डाल देना चाहिए और इनको डिपोर्ट कर देना चाहिए। और अगर इनकी जो कंट्री है, चाहे बांग्लादेश है चाहे म्यांमार है, अगर इनको वापस नहीं लेती तो इनके फोर्स लेबर कैंप में डाल देना चाहिए। ये बहुत हो गया। हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी है, हमें पता है आईएसआई क्या करना चाहती है, हमें पता है कि वो किस तरीके से काम कर रही है और वो इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करेगी। इस आंकड़े पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में बसे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों पर राज्य सरकार, कांग्रेस और पीडीपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वो अगर कोई क्वेश्चन करे वो बात बनती है। अगर पुंछ का मेरा कोई आदमी यहाँ आके ये उसमें कोई एतराज़ करे, मैंने देखा यहाँ कुछ वकील लोग जो हैं, जो यहाँ जिन्होंने थोड़ा अंग्रेजी पढ़ ली और बोलना शुरू कर दिया, और वो हर रोज़ यही अनाप वनाप बोलते रहते हैं। बड़ी बदकिस्मती लगती है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 21वीं सदी में भी हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अगर वो बात की जाए तो फिर हिसाब कीजिए हमारे साथ 47 से पहले जो हमारी यहाँ की पोजीशन थी उसको बहाल कीजिए। ये लोग, आप इनके नाम पर ये किस रिलीजन के आते हैं, उन चीज़ों के ऊपर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हो। वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दीज इश्यूज। सिंपल एज दैट। अगर ये लोग हैं एंड दे आर नॉट द नेशनल एंड द कंट्रीज लॉ डजंट परमिट देम टू बी हियर, एंड द ह्यूमन राइट कन्वेंशंस एंड द कन्वेंशन टू विच वी आर सिग्नेटरी टू, अगर वो चीज़ें इनको यहाँ से मूव करना परमिट करती हैं और एजेंसीज ये डिसीजन लेती हैं, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री ने फैसला करना है, अमित शाह साहब ने करना है। और अगर अंकुर जी को इतना ही लगता है तो अमित शाह साहब से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। बट प्लेइंग पॉलिटिक्स इज समथिंग इज जस्ट ट्राइंग टू गेट रेलेवेंस, एंड विच इज एब्सोल्युटली वी डोंट वांट टू गिव एनी फ्यूल टू हिम सो दैट ही कैन शाइन हिज ओन डूमिंग करियर। वैसे तो सेंट्रल एजेंसी, सारी एजेंसीज को ये पता लगता है कौन आ रहा है कौन आ रहा है, उनको गिनती भी पता है कि इतने लोग रोहिंग्या हैं, इतने बांग्लादेशी हैं। तो मौजूदा सरकार जो है केंद्र में, जम्मू कश्मीर में डबल इंजन की सरकारें हैं, वो जो फैसला करेगी वो देश हित में होना चाहिए, और उसमें कांग्रेस ने कभी आपत्ति नहीं जताई। हमने तो कई बार कहा कि अगर वो खतरा है तो बिल्कुल उनको कहीं दूसरी जगह रिलोकेट करना चाहिए, रिलोकेट करना चाहिए, देश से निकालना चाहिए। ये तो मौजूदा सरकार फैसला करेगी, विपक्ष से क्यों पूछा जाता है। दरअसल केंद्र सरकार ने मई में जम्मू कश्मीर में जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया था। ये कमेटी कथित घुसपैठ, अवैध प्रवास और जम्मू कश्मीर में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार कई रोहिंग्या पहले म्यांमार से निकलकर हैदराबाद जैसे दूसरे शहरों में पहुंचे और बाद में जम्मू की ओर आए। साल 2012 से 2017 के बीच जम्मू में
इनके आने की महत्वपूर्ण गतिविधि दर्ज की गई। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार के जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने से जुड़े आदेश को रोक लगा दी है। बिल्कुल, और जहां देखिए कोर्ट ने 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर जारी सरकारी आदेश पर भी रोक लगाई है और इसके साथ ही साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से संबंधित आदेश पर भी रोक लगा दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट की ओर से सख्त रुख अपनाया गया है। क्या कुछ फैसला लिया गया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर स्थिति बदल गई है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने दोनों परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब इस फैसले पर हेमंत सोरेन की पार्टी के सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, जो लोग ये नौकरी कर रहे हैं वो न्यायालय के शरण में तो जाते ही हैं, जाएंगे ही। तो अब न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। दरअसल कुछ भाजपा के लोगों ने छात्रों के साथ मिलकर बहुत दबाव बनाने की कोशिश की और छात्र हित में सरकार ने निर्णय लिया, क्योंकि कुछ लोग अनशन पे बैठे थे, कुछ लोग तो लिया निर्णय। अब न्यायालय के ऊपर है कि वो क्या निर्देश देंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट के साथ अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद दोनों परीक्षा मामलों के याचिकाकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। अब बीजेपी क्या कुछ कह रही है, सुनिए। अब इसका जवाब तो झारखंड की सरकार को देना है कि वह अपनी असेंबली में पास करें और झारखंड के हाईकोर्ट ने जो स्टे लगाया उसको विरोध में वकील खड़ा करें। यहाँ भी आपने देखा होगा, वहाँ शांति से छात्रों लोगों ने आंदोलन किया और जो मांग थी कि भाई ये पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक के बारे में किया है, तो वहाँ की सरकार ने किया है। तो जो हाईकोर्ट ने भी अभी वहाँ रोक लगा दी है, तो उसमें न कहीं सुप्रीम कोर्ट में से भी उसका फैसला आएगा। आपको बताएं तो झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर 26 दिनों से चल रहा आंदोलन बुधवार को फिलहाल स्थगित हो गया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद 2014 से अब तक झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी और एक आउटसोर्स एजेंसी के जरिए आयोजित 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया। इसके अलावा 23 अन्य परीक्षाओं की जांच कराने का आदेश दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार जेनजी और युवाओं से सीधा संवाद बढ़ाने के लिए वन डे वन यूनिवर्सिटी पहल शुरू करने की तैयारी में है और इसके तहत हर दिन एक केंद्रीय मंत्री किसी यूनिवर्सिटी का दौरा कर छात्रों से आमने सामने बातचीत करेगा। तो वही इस दौरान रोजगार, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, पेपर लीक, फीस और वही तमाम स्कॉलरशिप जैसे मुद्दों पर जो है चर्चाएं होगी। तो यहाँ को बता दें, मंत्री छात्रों की समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं भी सीधे सुनेंगे। साथ ही सरकारी योजना और युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी भी इस दौरान दी जाएगी। बिल्कुल, और जहां देखिए सरकार का भी साफ तौर पर कहना है कि पहल का मकसद युवाओं की आवाज नीति निर्माण तक पहुंचाना है, तो वहीं विपक्ष इसे जेनजी के बीच राजनीतिक कनेक्ट मजबूत करने की कोशिश बता रहा है। तो जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है। देश में जेन जी की चर्चा हो और राजनीति उससे दूर रहे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अब केंद्र सरकार भी युवाओं से सीधे कनेक्ट करने की तैयारी में है। नाम है वन डे वन यूनिवर्सिटी, यानी हर दिन एक केंद्रीय मंत्री किसी यूनिवर्सिटी पहुंचेगा, छात्रों से आमने सामने बातचीत होगी, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी, रोजगार, शिक्षा, स्किल्स से लेकर देश के बड़े मुद्दों पर उनकी राय जानी जाएगी। देखिए, 21वीं सदी के हिंदुस्तान में जो नौजवानों की भूमिका है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बखूबी पहचाना है और यूनिवर्सिटी कैंपस भारत के भावी निर्माताओं की कर्म भूमि है। यूनिवर्सिटीज़ में जब केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य जाएंगे और उनके साथ विचारों का आदान प्रदान होगा, तो केंद्र सरकार को भी छात्रों के मन में भविष्य को लेकर के क्या योजनाएं हैं और छात्रों को भी ये पता चलेगा कि भारत सरकार उनके लिए क्या करना चाहती है। तो ये एक अच्छी कोशिश है। Yes, politics has to be done with a human touch.
we have to be sensitive for every demand, every aspiration. Yes, we believe, and Modi ji always says, we believe, मेरे 140 करोड़ परिवार. Every time he says this, he never says he is Hindu, he is Muslim. No, he says मेरे 140 करोड़ परिवार, देश के परिवार. That's how it is. And data rich for policy. Yes, the feedback which we'll give, you will give us. We'll again do a mid-course correction, tweaking, and ensure that the Gen Zs are happy, the millennials are happy, and the Gen Alpha, which is coming up now, they also are in tune with the policies of the government. शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को यूनिवर्सिटीज और मंत्रियों के दौरे के बीच तालमेल की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रोग्राम के जरिए मोदी सरकार का टारगेट जेन जी आउटरीच प्रोग्राम से उन युवाओं तक पहुंचना है जो अपनी राय खुलकर रखते हैं और खुद से जुड़े तमाम मुद्दों पर सरकार से बात करना चाहते हैं। मंत्री अलग अलग विषयों पर युवाओं से बातचीत करेंगे और उन्हें सरकार की तमाम योजनाओं, खासतौर पर छात्रों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। सरकार की कोशिश है कि युवाओं की नब्ज सीधे कैंपस में जाकर टटोली जाए और यही वजह है कि इस पहल को जेन जी आउटरीच के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सियासत है तो सवाल भी है। बीजेपी इसे युवाओं से सीधे संवाद और उनकी समस्याओं को समझने की पहल बता रही, वहीं विपक्ष इसे सरकार का जेन जी कनेक्ट और राजनीतिक आउटरीच बता रहा है। उनकी जुबान बोल देने से बात नहीं बनेगी। उनका संदेश क्या है, उस संदेश पे अमल करिए और अगर उस पर आप अमल करेंगे ना तो ये नौटंकी, इन नौटंकियों की जरूरत नहीं होगी। एक यूनिवर्सिटी, एक मंत्री, जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है उसको भी चौपट करने का आपका इरादा है। आप सरकार में है, संवाद के साथ साथ विवाद का भी तो समाधान करो। नीट की परीक्षा की लीकेज तो रुकवाओ, बिहार में बच्चों की परीक्षाएं तो कराओ, पूरे देश में जो लाखों 29 लाख के आसपास पद खाली उनको तो भरो, लड़कों को एक अच्छा माहौल तो दो, हिंदू मुसलमान तो खत्म करो, अपने आप संवाद हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज पहुंचने से पहले ही वन डे वन यूनिवर्सिटी सियासी बहस के कैंपस में पहुंच चुका है। सवाल ये भी है कि छात्र मंत्रियों से सवाल पूछेंगे तो क्या मंत्री भी छात्रों के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि जेन जी वो पीढ़ी है जो सवाल सिर्फ सुनती नहीं, सवाल पूछती भी है। छात्रों के पास मुद्दों की कमी नहीं है। सरकार की योजना में इन तमाम विषयों पर सीधे संवाद की बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि ये संवाद कितना खुला होगा। तो वही नजर डालते हैं अगली खबर को। बता दें, गुजरात की पहचान अब सिर्फ देश की प्रमुख औद्योगिक और सांस्कृतिक राज्यों के तौर पर नहीं, बल्कि आयुर्वेद, पंचकर्म, प्रकृति चिकित्सा और बैलेंस टूरिज्म से उभरते केंद्र के रूप में भी इन दोनों बनी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और देखिए, राज्य में कई ऐसे वेलनेस के सेंटर विकसित हो रहे हैं जहां देश विदेश से आने वाले पर्यटक प्राकृतिक वातावरण के बीच में आराम, स्वास्थ्य का लाभ तो वहीं मानसिक शांति का अनुभव भी कर रहे हैं। भागदौड़ बड़ी इस जिंदगी में तनाव कम करने के लिए, अब खुद को रिचार्ज करने के लिए लोग तेजी से प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की ओर भी बढ़ रहे हैं। इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। गुजरात की पहचान केवल देश के प्रमुख औद्योगिक राज्य और कल्चरल या रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर ही नहीं है, बल्कि आज गुजरात देश दुनिया के प्रमुख आयुर्वेदिक, पंचकर्म, नेचुरोपैथी और वेलनेस हब के रूप में भी उभर रहा है। राज्य में ऐसे कई नेचुरल वेलनेस सेंटर हैं जहां देश विदेश से आए पर्यटक खुद को रिलैक्स, रिजुविनेट और रिवाइव कर रहे हैं। कच्छ के पुनादी पटिया गांव के पास 40 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला नवजीवन नेचर क्यूर सेंटर गांधी जी के नेचर क्यूर के विचार पर आधारित है। यहां आयुर्वेदिक और हर्बल उपचार से लेकर पंचकर्म, एक्यूपंक्चर, मेडिटेशन और योग के जरिए कई तरह की बीमारियों का इलाज किया जा रहा है।
જે પ્રમાણે નીડ હોય છે એ પ્રમાણે એમને આયુર્વેદિક ફિઝિયોથેરાપી કે નેચર ક્યોર ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે છે. એમનો સવારથી લઈને સાંજ સુધીનો એક શેડ્યુલ બનાવી આપવામાં આવે છે, જેમ કે સવારે ઉઠીને એમણે શું ખાવું કે પીવું જોઈએ અને કેવા પ્રકારના યોગા કરવા જોઈએ, કઈ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ લેવી જોઈએ, એમનું લંચ અને ડિનરથી માંડીને બધું કેરફુલી ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. इसी प्रकार खास तौर पर आयुर्वेद की पढ़ाई और रिसर्च के लिए प्रसिद्ध जामनगर के लखवाड़ा इलाके में करीब 2 एकड़ में बना वेदगर्भ विहार वेलनेस रिसोर्ट और इको विलेज लोक आयुर्वेद मॉडल पर आधारित है. ये वेलनेस सेंटर हमारे 5000 साल पुराने प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रहा है. હવે કોમ્પ્લિકેશન એવા છે કે બાળક કેવું હશે, સંસ્કારી હશે કે હેલ્ધી હશે. પછી પેટગર્ભમાંથી મેં પેટગર્ભ નિહારમાંથી મેં દવા લીધી છે. મારું બાળક કઈ નિરોગી છે, મારે ડિલિવરી કે નોર્મલ થઈ ગઈ છે. એક વેલનેસ રિસોર્ટ તમે કહો, મેં નામ રાખ્યું છે વેદગર્ભ વિહાર રેસ્ટ એન્ડ રીજનરેટેડ. આ સેન્ટરની એક વિશેષતા છે ગર્ભ સંસ્કાર. ઉત્તમ બાળક જો જોતું હોય, જન્મથી જ બાળક સુંદર બને, તેજસ્વી બને, બુદ્ધિશાળી બને, તો જેનું આઈક્યુ વધારે હોય એ પહેલેથી આપણે કરી શકીએ છીએ. અને આવા શ્રેષ્ઠ બાળકો આપણે પહેલાં જન્મ આપતા હતા. હજારો વર્ષનો ઇતિહાસ એને અમે ફરીથી રિવાઇવ કર્યું છે. आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हर कोई प्राकृतिक वातावरण में रहकर स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति पाना चाहता है. ऐसे में गुजरात सरकार राज्य में लगातार पंचकर्म, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को बढ़ावा देकर हेल्थ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटी है. जाहिर है कि कई असाध्य बीमारियों के इलाज में ऑर्गेनिक जीवन पद्धति अपनाना और जड़ी बूटियों व पंचगव्य पर आधारित नेचुरल ट्रीटमेंट बेहद कारगर होता है. अगर आप भी बीमारी मुक्त जीवन चाहते हैं तो अपनी बिजी जिंदगी से ब्रेक लें और गुजरात के इन आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर्स में रहकर अपने शरीर और मन में नई स्फूर्ति का अनुभव करें. खबरों में आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं संगम नगरी प्रयागराज की, जहां गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने अब चिंता बढ़ा दी है. दोनों नदियां तेजी से खतरे के निशान की ओर बढ़ती जा रही हैं. तो वही जलस्तर बढ़ने से तटीय और निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है. तो वही दारागंज की बात की जाए तो वहाँ शमशान घाट पर भी हालत जो है काफी ज्यादा मुश्किल होती हुई नजर आ रही है. बिल्कुल. और देखिए, अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल होने वाले स्थान पर भी पानी जो है वो भर चुका है, जिससे कि पानी में डूबने लगा है वह स्थान. तो वहीं पानी सड़कों तक पहुंच गया है और ऐसे में आसपास के जिलों से आने वाले शवों का अगर जलस्तर इसी तरह लगातार बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में दारागंज और रसूलाबाद घाटों पर अंतिम संस्कार में बड़ी परेशानी हो सकती है. तो इसी पर देखिए हमारे संवाददाता सुहेब रिजवी की एक खास रिपोर्ट. संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर बढ़ने के बाद हालात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं. हम इस वक्त शास्त्री ब्रिज पर है, जो बनारस और प्रयागराज को जोड़ने वाला ब्रिज है. उसी ब्रिज के ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए पूरा संगम का इलाका जलमग्न है. चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है. जो बड़ी संख्या में नावें हैं वो देखिए खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है इसलिए चेतावनी भी दी गई है कि पानी के ज्यादा दूर नहीं जाना है. ऐसे में देखिए सारे नाविकों की जो नावें है वो खड़ी हैं. लेकिन अब एक बड़ा संकट यहाँ पर आ चुका है. जो यहाँ पर आसपास के जिलों से अंतिम संस्कार के लिए लोग यहाँ पर ले आते थे, जिन्हें घाटों के आसपास जलाया जाता था, तो आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जलमग्न होने के बाद किस तरह से शवों को अब सड़क के एकदम नजदीक जलाया जा रहा है. चूंकि संगम नगरी प्रयागराज में लोग दूर दूर से आसपास के जिलों के इलाकों से अंतिम संस्कार के लिए शव को यहाँ ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि गंगा के किनारे अंतिम संस्कार करने का अलग एक पुण्य लाभ होता है. और इसी वजह से बड़ी संख्या में इस आसपास के जिलों से लोग आ रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि घाटों पर देखिए शवों को जलाया जा रहा है. ये सड़क के एकदम किनारे का हालात है. आप देखिए, अगर हमारे ठीक सामने हमारे कैमरा सहयोगी आप दिखाएंगे, देखिए बस पर भी एक बॉडी रखी हुई है जो किसी दूसरे जिले से लाई गई है. सड़क के एकदम नजदीक तक पानी चूंकि पहुंच चुका है, और अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों पर इन शवों को सड़क पर भी जलाया जाएगा, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए लोग आ रहे हैं
और वो अपना अंतिम संस्कार भी यहीं पर कर रहे हैं। तो इस तरह के हालात बन चुके हैं कि गंगा और यमुना के जलस्तर बढ़ने के बाद जहां जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है, लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं ऐसे शव जो यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ के जो घाट है, दारागंज हो, रसूलाबाद हो, वहां पर जो शव लाए जाते हैं उनको जलाने में भी अब दिक्कतें आ रही, क्योंकि पानी पूरी तरीके से सड़क तक आ चुका है। और अगर यही हालात है तो आने वाले दिनों पर सड़कों पर शवों को जलाया जाएगा। शोएब रिजवी, इंडिया वाइड, प्रयागराज। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से लगातार बाढ़ का संकट भी गहराता जा रहा है। तो वही मध्य प्रदेश के मंडला में निर्मल नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, तो वही जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश से लेकर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तक नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में पानी घरों और सड़कों में घुस चुका है। कहीं खतरे के निशान के ऊपर नदी बह रही है तो कहीं बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के मंडला में नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महिष्मती घाट के पास छोटा रपटा पुल पूरी तरह जलमग्न है और पुल के ऊपर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, जबकि पुलिस बैरिकेडिंग कर लोगों को फंदे पुल और नदी पार करने से रोक रही है। विगत 24 घंटे से मंडला और डिंडोरी जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण नर्मदा उफान पर भी है और यहाँ पर जो छोटा रपटा है वो भी लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर उसमें पानी जा रहा है। और सभी एरिया में हमारे यहाँ होमगार्ड, किसी भी आपदा से बचने के लिए होमगार्ड्स की और एसडीआरएफ की टीम तैनात है और यहाँ रपटा घाट पर भी हम लोगों के द्वारा पूरी चौकसी बढ़ती जा रही है। ओडिशा में भी बाढ़ का असर कई जिलों में दिखाई दे रहा है। जाजपुर में बैतरणी और ब्राह्मणी नदियों का जलस्तर अब घट रहा है, लेकिन कई पंचायतों में बाढ़ की तबाही के निशान साफ नजर आ रहे हैं। सड़कें, खेत और मकान प्रभावित हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के घाटाल में भी बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। कई गांव में सड़कें पूरी तरह डूब गई हैं और घरों में कमर तक पानी पहुंच गया है। और धोसा, चांदपुरम जैसे इलाकों में ग्रामीणों के लिए नाव ही अब आवाजाही का सहारा है। গ্রামের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন তো গোটাই জল, রাস্তাঘাট পুরো জলের নিচে একদম। এই গ্রামটার নাম কি? এটা পার্বতী চৌক আর পাশে ধোসা। সমস্যা এখানে প্রচুর সমস্যা হচ্ছে, যাতায়াতের সমস্যা আছে, নৌকা নেই, পারাপারের অবস্থা নেই। এখানে আপনার সজলধারার জলের, পানীয় জলের অবস্থা খারাপ। পাইপ লাইন ভেঙে গেছে, বাঁধের গা দিয়ে যে পাইপ লাইন গিয়েছিল সেই লাইনটা ভেঙে গেছে, হানা পড়ে গেছে, সেখানে পারাপার করা যায়নি। আজকে রিপেয়ারিং চলছে, সেখানে সাঁকোটাও করা চলছে। যাতায়াতের সমস্যা, খাওয়া দাওয়ার সমস্যা, বাচ্চাদের স্কুল প্রাইভেট বন্ধ হয়ে গেছে। বিশেষ মূল সমস্যা এটাই, বাচ্চারা স্কুল প্রাইভেট যেতে পারছে না, যাতায়াতের ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। খাওয়া যাদের নিচু জায়গায় ঘর, যার বাসস্থান থাকে, তারা অন্য লোকে যে ঘরতে আছে। उत्तर प्रदेश में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और वाराणसी में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। गंगा वार्निंग लेवल के करीब पहुंच रही है और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए डीएम और पुलिस कमिश्नर ने गंगा और वरुणा नदी के किनारे बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। नमो घाट का बड़ा हिस्सा भी गंगा के पानी में डूब चुका है। घाटों पर आवाजाही प्रभावित है और तेज बहाव के चलते नावों का संचालन बंद कर दिया गया है। बारिश और बाढ़ ने कई राज्यों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर से प्रशासन अलर्ट पर है और राहत बचाव टीमें तैनात है। फिलहाल लोगों से नदी और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है। अब खबर हिसार से है, जहां कोर्ट परिसर में गुरुवार को दिन दिहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। जी हां, आपको बता दें कि पेशी पर आए गैंगस्टर विनोद पानू यानी कि कारणा पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। तो वही बता दें आपको, विनोद पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वारदात में उसके 2 साथी भी इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। तो इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा के हिसार कोर्ट ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा कोर्ट परिसर दहल गया। दरअसल गुरुवार को पेशी पर आए गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काणा को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। उसके 2 साथियों को भी गोलियां मारी गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात की। हालांकि एक को विनोद के साथियों ने पीछा कर दबोच लिया। अचानक हुई इस वारदात से कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई। अधिवक्ता और मुकदमों के सिलसिले में आए लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना पर पुलिस भी तुरंत पहुंच गई और दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने गैंगस्टर विनोद पानू को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के मुताबिक इस दौरान 14 राउंड फायरिंग हुई। सुनिए। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर फायरिंग हुई है। यहाँ पे अभी इनिशियल एस्टिमेट के हिसाब से 14 राउंड की फायरिंग हुई है और इसके अंदर पुलिस ने इमीडिएट एक्शन करके आरोपी को पकड़ लिया है और जितना भी असला था वो रिकवर भी कर लिया है। जिनके ऊपर फायरिंग हुई थी उनको अभी इमीडिएट एक्शन लेके हेल्प करने के लिए उनको हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों ने एडमिट करवा दिया है और उनका इलाज जारी है। आगे और भी इंफॉर्मेशन जैसे ही मिलेगी हम आपको आगे बता देंगे। कितने लोगों से जानकारी मिल पा रही है? जी अभी 2 लोगों को जानकारी है गोली लगने की। एक मिनट प्लीज। जिसमें जो आरोपी हैं इसमें उसको पुलिस ने इमीडिएट एक्शन करके पकड़ लिया है, उसकी अरेस्ट डाल दी गई है। इस घटना की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें हमलावर गोली मारकर भागते हुए और फिर गैंगस्टर के साथी एक को पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विनोद पानू पर 31 क्रिमिनल केस दर्ज थे। इनमें विधायक सावित्री जिंदल के पीए ललित शर्मा के भतीजे संजय उर्फ बिट्टू का मर्डर भी शामिल है। बहरहाल पुलिस ने फायरिंग करने वाले एक आरोपी को पकड़ लिया है और पुलिस आरोपी के साथ हथियारों की तलाश में जुटी हुई है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। तो इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने अमेरिका की नई आर्थिक कार्रवाई को इकोनॉमिक डी-डे बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। उसके पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। ईरान ने समझौते का मौका गंवा दिया है। अब उसे आर्थिक तौर पर अलग थलग किया जाएगा। ईरान की मदद करने वाले देशों और संस्थाओं पर भी कार्रवाई होगी। इसमें बैंक, कंपनियां, एयरपोर्ट और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम पड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ट्रंप तेल तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई करने और फर्जी कंपनियों के जरिए ईरान तक पहुंचने वाली आर्थिक मदद को रोकने की बात कर रहे हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ने जबरदस्त बारूद गिराकर ईरान को पहले ही तगड़ी चोट पहुंचाई है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान की सैन्य क्षमता बुरी तरह कमजोर हो गई है। ईरान की नौसेना और वायुसेना को बड़ा नुकसान हुआ है। उसके कई सैन्य कारखाने तबाह हो गए हैं। ईरान की मुद्रा की हालत भी बहुत खराब है और देश आर्थिक संकट में है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप की नई आर्थिक कार्रवाई को नाकाम बताया। अरागची ने एक्स पर लिखा, तथाकथित इकोनॉमिक डी-डे असल में अमेरिका के अपने संकट बेहिसाब कर्ज और तेजी से बढ़ते ब्याज के खर्च से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। नाकाम नीतियों पर और जोर देने से सिर्फ और सिर्फ हार ही मिलेगी और ईरानियों की दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ेगी। अमेरिका का आर्थिक आतंकवाद दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और संप्रभुता के लिए खतरा है। ईरान भले ही दावा करे कि अमेरिका के लगाए प्रतिबंध ईरान पर असर नहीं डाल पाएंगे, लेकिन ये एक हकीकत है कि ट्रंप की आर्थिक चोट ईरान को गहरे सदमे दे सकती है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप के ऐलान से ईरान को क्या क्या नुकसान हो सकता है। तेल निर्यात में भारी गिरावट आ सकती है। रियाल कमजोर होगा, महंगाई बढ़ेगी, आयात महंगा होगा, बैंकिंग पर दबाव बढ़ेगा, विदेशी निवेश घटेगा, शिपिंग लागत बढ़ेगी, आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। ट्रंप ने ईरान की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिका की नई कार्रवाई का सबसे बड़ा असर ईरान के तेल कारोबार और पैसे के लेन देन पर पड़ सकता है। ईरान की कमाई का बड़ा हिस्सा तेल बेचने से आता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो भी देश ईरान की मदद करेगा या उसके साथ व्यापार करेगा उसे भारी आर्थिक सजा का सामना करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि ट्रंप के नए वार से ईरान कैसे बचता है। तो फिलहाल हमारी इस आज की खास पेशकश में इतना ही, जिसमें हमने आपको बताया कि वंदे मातरम के 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। साथ ही आपको प्रयागराज की भी तस्वीरें दिखाई और जाते जाते आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी जानकारी दी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।